माना जाता है कि उन प्रेक्षेपणों में उनके पूर्वजों के पैर हुआ करते थे। तो 1990 के दशक में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में एक अध्ययन किया गया फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने प्रजातियों। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय अजगर की। वैसे तो दोस्तों सांप हमारे पृथ्वी पे लगभग 146 मिलियन साल पहले से ही मौजूद हैं। यदि अजगर की बात किया जाए तो अजगर उन सांपों में से सबसे पुराने सांप हैं। उनके पास छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें स्पर्श कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन प्रेक्षेपणों में उनके पूर्वजों के पैर हुआ करते थे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्नेक वर्ड में स्वागत है। दोस्तों अजगर सांपों की लगभग 40 प्रजातियों में से एक, जिनमें से एक को छोड़कर सभी पुरानी दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। दोस्तों अजगर जीनस पाइथन की बात किया जाए तो इनकी 8 प्रजातियां हैं जो मुख्य रूप से इन 8 भूभागों पर मिलती हैं। उनमें से उप सहारा अफ्रीका, भारत से लेकर दक्षिणी चीन से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ फिलीपींस, इंडोनेशिया की मोलुकास द्वीप में, न्यू गिनी के साथ ऑस्ट्रेलिया में निवास करती हैं। कुछ ऑस्ट्रेलियाई अजगर जीनस लियासिस कभी भी 1 मीटर से अधिक लंबे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अफ्रीकी अजगर जैसे पाइथस सेबे, भारतीय अजगर पाइथन मोलुरस, न्यू गिनी में पाए जाने वाला एल पापानस और ऑस्ट्रेलियाई अजगर एल एमेथिस्टिनस नियमित रूप से 3 मीटर यानी 10 फीट से अधिक लंबाई तक बढ़ सकते हैं। अपने बड़े आकार के बावजूद इनमें से कुछ प्रजातियां शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में जीवित रहती हैं। भारतीय अजगर एक बड़ा गैर विषैला सांप है जो अजगर परिवार पाइथोनिडे से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम पाइथन मोलुरस है। अजगर कंस्ट्रिक्टर होते हैं। इसका मतलब होता है कि ये अपने शिकार को निचोड़कर मार देते हैं। दोस्तों भारतीय अजगर को कभी कभी वर्मी अजगर यानी पाइथन विविटैटस के साथ भ्रमित किया जा सकता है। इस प्रजाति को पहले भारतीय अजगर की उप प्रजाति माना जाता था, लेकिन बाद में इसे एक अलग प्रजाति के रूप में मान्यता प्राप्त की गई। हालांकि यह अपने करीबी रिश्तेदार वर्मी अजगर से छोटा है, फिर भी यह दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। यह आमतौर पर वर्मी अजगर की तुलना में हल्के रंग का होता है और आमतौर पर 3 मीटर यानी 9 फीट 10 इंच तक पहुंच सकता है। दोस्तों वर्मी अजगर भारतीय अजगर से बड़े होते हैं और उनसे भी ज्यादा बड़े हरा एनाकोंडा होते हैं। इस आधार पे हम देखें तो भारतीय अजगर पूरी दुनिया में तीसरे सबसे बड़े गैर विषैले सांप हैं, लेकिन उनके किनारे आंखों पे जैसे धब्बे और सिर के किनारे पर हल्की लाल गुलाबी धारियां नहीं होती हैं। भारतीय अजगरों की सिर पर हीरे के आकार का एक धब्बा भी होता है जो वर्मी अजगरों में अनुपस्थित होता है। आमतौर पे हल्के रंग का होता है और हालांकि दोनों अजगर कुछ हद तक एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन हम बात करें जालीदार अजगर की तो जालीदार अजगर आमतौर पे भारतीय अजगरों की तुलना में लंबे होते हैं और आक्रामक होते हैं। भारतीय अजगर प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी सांप की प्रजाति है। दोस्तों यदि भारतीय अजगर की बात किया जाए तो भारतीय अजगर भारतीय उपमहाद्वीप के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मूल निवासी एक बड़ा अजगर प्रजाति है। सभी अजगरों की तरह यह गैर विषैला होता है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता है। दोस्तों यदि हम भारतीय अजगर के विवरण की बात करें तो भारतीय अजगर लंबे होते हैं, इनके सर त्रिकोणीय आकार के होते हैं, आंखें छोटी होती हैं, पुतलियां लंबवत होती हैं, आंखों से गुजरती हुई 2 धारियां सिर के पिछले हिस्से पर तीर के आकार का पैटर्न बनाती है। ये वर्मी अजगरों की तरह दिखते हैं, लेकिन 6वें और 7वें सुप्रालेबियस के ऊपर कोई सब ऑकुलर स्केल नहीं पाया जाता है। मजबूत शरीर, छोटे
इंद्रधनुषी सड़कों से ढका होता है। इनका रंग हल्का भूरा है और इनमें चौकोर भूरे रंग के धब्बों का बोल्ट पैटर्न है। इनमें सिर के शीर्ष पे एक प्रमुख तीर के आकार का डिजाइन है जो आगे की ओर इशारा करता है। यह निशान भारतीय अजगर को कुछ हद तक समान जालीदार अजगर से अलग करता है जो उसी क्षेत्र में रहता है। दोस्तों, राग पाइथन यानी भारतीय अजगर का रंग पैटर्न सफेद या पीला होता है और धब्बेदार पैटर्न भूरे रंग से गहरे भूरे रंग तक भिन्न होते हैं। यह भूभाग और निवास स्थान के अनुसार बदलता रहता है। दोस्तों, यदि वही आप भारत के वेस्ट में स्थित पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर में स्थित असम की पहाड़ी जंगलों के अजगर को देखेंगे तो वो कुछ ज्यादा ही गहरे रंग के होते हैं, जबकि दक्कन के पठार और पूर्वी घाट के अजगर आमतौर पे हल्के होते हैं। सभी अजगर विषहीन होते हैं। दोस्तों, 1990 के दशक में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में एक अध्ययन किया गया जहां 25% अजगर की आबादी 2.7 से लेकर 3.3 मीटर यानी 8 फीट 10 इंच से लेकर 10 फीट 10 इंच लंबी थी। जब दो अजगरों की तुलनात्मक रूप से लंबाई नोट किया गया तो वो लगभग 3.6 मीटर यानी 11 फीट 10 इंच भी मापी गई थी। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में पाए जाने वाली प्रजातियों की अजगर आमतौर पर 3 मीटर यानी 9 फीट 10 इंच तक बढ़ सकती हैं। काफी समय पहले की बात किया जाए तो भारतीय अजगर के करीबी रिश्तेदार वर्मी अजगर के साथ भ्रम, अतिशयोक्ति और फैली हुई खाल के कारण इस उपप्रजाति को अधिकतम लंबाई बताना मुश्किल था। लेकिन पाकिस्तान में एकत्र किया गया सबसे बड़ा वैज्ञानिक रूप से दर्ज अजगर 6.4 यानी फीट 1 इंच लंबा था और इसका वजन किलोग्राम। पाकिस्तान में भारतीय अजगर आमतौर पर 2.4 से लेकर 3 मीटर यानी 7 फीट 10 इंच से लेकर 9 फीट 10 इंच की लंबाई तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यदि इनके हम वितरण और आवास की बात करें तो भारतीय अजगर पश्चिम में सिंध से लेकर हिमालय के दक्षिण में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। इनमें दक्षिणी नेपाल और भूटान, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश और शायद ही उत्तरी म्यांमार शामिल हैं। यह घास के मैदानों, दलदली स्थानों, चट्टानी तलहटी, लकड़ी के कोहों, खुले जंगल और नदी घाटियां सहित आवासों की एक विस्तृत श्रृंखला में रहता है। इसे पानी के स्रोत की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यह पानी स्रोतों के पास छोड़ दिए गए स्तनपायियों के बिलों में, खोखले पेड़ों, घने पानी के नरकटों और मैंग्रोव झाड़ियों में छिपा हो सकता है। दोस्तों, यदि भारतीय अजगर के व्यवहार की बात करें तो इनके अपने निजी क्षेत्र निवास स्थान में ये सुस्त और धीमी गति से चलने वाले डरपोक स्वभाव के होते हैं और हमला होने पर भी शायद ही कभी हमला करने की कोशिश करते हैं। भारतीय अजगर एकांत जीवन जीते हैं और केवल मैटिंग टाइम के मौसम के दौरान ये जोड़े में देखे जा सकते हैं। वैसे तो ये रात्रिचर और मुख्यतः स्थलीय प्राणी हैं। हालांकि ये बहुत अच्छे पर्वतारोही भी होते हैं और अक्सर उन्हें पेड़ों की शाखाओं पर लटकते हुए देखा जा सकता है। रेंगना आमतौर पर शरीर की एक सीधी रेखा में चलने के साथ होती है। अपनी पसलियों पर चलते हुए ये रेंग सकते हैं। यदि आप जंगल में इनके स्वभाव स्थान के आसपास की नदी या झीलों में हैं और उन नदी और झीलों में आप तैर रहे हैं तो आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि यह आपसे भी अच्छे तैराक हो सकते हैं और ये पानी में काफी एक्टिव होते हैं। और यदि आप पानी में सांस रोककर इनसे कंपटीशन लगाने की सोचेंगे तो आप हार जाएंगे, क्योंकि यदि आवश्यक हो तो ये 30 मिनटों तक पानी में डूबे रह सकते हैं। लेकिन आमतौर पे पानी के किनारे रहना इनका ज्यादा पसंदीदा स्थान है।
दोस्तों, यदि भारतीय अजगर के भोजन या शिकार की बात किया जाए तो भारतीय अजगर मुख्य रूप से रात में शिकार करना पसंद करते हैं, यानी ये रात में शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके मुंह में ऊपरी और निचले जबड़ों में गर्मी संवेदनशील गड्ढों से सहायता मिलती है। ये अंग तापमान में मामूली बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और गर्म रक्त वाले शिकार के स्थान का पता लगाने में मदद करते हैं। इसी वजह से दोस्तों, भारतीय अजगर का सबसे ज्यादा पसंदीदा भोजन यदि है तो वो स्तनपायी यानी मैमल्स होते हैं, जो गर्म खून वाले होते हैं। अन्य सांपों की तरह भारतीय अजगर भी शिकार को ट्रैक करने और अपने पर्यावरण की जांच करने के लिए कीमो रिसेप्शन का उपयोग करते हैं। सांप वायुमंडल में रासायनिक नमूने इकट्ठा करने के लिए अपनी जीभ बार बार निकालते हैं और उन्हें घुमाते हैं। उन्हें मुंह की छत में एक विशेष अंग जैकबसन्स के अंग तक पहुंचाएगा, जहां उनका वो विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, इस तरह का कुछ खास अंग पीट वाइपर के ही समान हीट सेंसिंग पीट पाए जाते हैं। यदि सांपों की बात किया जाए तो भारतीय अजगर भी सख्त मांसाहारी सांप होते हैं और स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों और उभयचरों को अंधाधुंध खाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वे स्तनधारियों को ज्यादा पसंद करते हैं। अंग तापमान में मामूली बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण गर्म रक्त वाले शिकार उनके सबसे पसंदीदा भोजन होते हैं। शिकार को देखकर सक्रिय होकर सांप कांपती हुई पूंछ के साथ आगे बढ़ता है और खुले मुंह के साथ फुफकारता है। भारतीय अजगर अक्सर नदियों के किनारे दिख सकता है और धीमे पानी में ये तैरते हैं। ये चूहों और खेत में पाए जाने वाले जानवरों की तलाश में गांव और खेतों में घुस जाता है। इसके होठ में ताप संवेदी अंग किसी भी वस्तु का पता लगा सकते हैं जिसका तापमान आसपास के वातावरण से अधिक है। यह अंग शिकार का पता लगाने के लिए एक उपयोगी उपकरण होता है। सभी अजगरों की तरह भारतीय अजगर भी बैठकर इंतजार करने वाला शिकारी है। शिकार का पीछा करने की बजाय ज्यादातर ये इंतजार करना पसंद करते हैं जब तक कि शिकार इनके सीमा के भीतर न आ जाए। फिर यह शिकार को अपने दांतों में जकड़ लेता है और दबाकर मार डालता है। जीवित शिकार को पकड़कर मारना अपने शिकार को मजबूत पकड़ के लिए ये एक या दो बार से ज्यादा बार कसकर लपेट लेता है, जिसके कारण शिकार को सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगती है, जिसके कारण शिकार का दम घुटने लगता है। उसके बाद अजगर अपने शिकार को पहले सिर के बगल निगल जाता है। भारी भोजन के बाद अजगर हिलने डुलने में अनिच्छुक हो जाता है। यदि जबरदस्ती किया जाए तो भोजन के कठोर हिस्से शरीर को फाड़ सकते हैं। ज्यादा बड़े शरीर होने के कारण इन्हें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेकिन अत्यधिक खा लेने की प्रवृत्ति के कारण ये आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। यदि हम बात करें आज के लोगों की, तो उनमें से आप अपने आसपास कुछ एकाक ऐसे लोगों को देखते होंगे जो ज़्यादा खा पीकर एक जगह पड़े रहते हैं। उन्हें किसी काम से कोई मतलब नहीं होता है। शायद इसीलिए कबीरदास जी का एक दोहा जो अजगर के व्यक्तित्व पर सटीक बैठता है: अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मृगा कह गए सबके दाता राम। लेकिन आलसी लोग बुद्धिमान बिल्कुल नहीं होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अजगर इतना तो चालाक होता ही है कि अन्य शिकारी उन्हें परेशान या अपना भोजन न बनाए, इसलिए कुछ अपना भोजन बिखेर देता है। भारी भोजन के बाद एक अजगर हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक बिना भोजन के रह सकता है। सबसे लंबी दर्ज अवधि 2 वर्ष की रिपोर्ट की गई है। दोस्तों, अजगर अपने ब्यास के बड़े शिकार को निगल सकता है क्योंकि इनके जबड़े की हड्डियां जुड़ी नहीं होती है। इसके अलावा दांतों की व्यवस्था उल्टी आरी की तरह होती है, जिसके कारण शिकार अपने मुंह से बच नहीं सकता है। इन सांपों की प्राकृतिक शत्रुओं में मगरमच्छ, चील, लकड़बग्घे और तेंदुए और बाघ जैसी बड़ी बिल्लियां शामिल होते हैं।
दोस्तों, यदि भारतीय अजगर के प्रजनन काल की बात किया जाए तो भारतीय अजगर अंडाकार होते हैं, जिसका अर्थ होता है कि ये अंडे देने वाले होते हैं। इनका प्रजनन दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच होता है, जिसके बाद मार्च और जून के महीने में ये यानी मादा अजगर 15 से 100 अंडे देती है, जिनकी यह स्वयं रक्षा करती हैं और 2-3 महीने के भीतर तक सेती हैं। इस दिशा में वे मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से अपने शरीर के तापमान को परिवेश स्तर से ऊपर उठाने में सक्षम होती हैं। बच्चों की लंबाई 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर यानी 18 से लेकर 24 इंच तक होती है और वे तेजी से बढ़ते हैं। वे अंडे सेने के तुरंत बाद स्वतंत्र हो जाते हैं और 2 से 3 साल की उम्र में प्रजनन परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अजगर के बच्चे दांत की मदद से अंडे के छिलके से बाहर निकलते हैं, जो एक छोटा तेज परीक्षण होता है। ये अंडे का दांत फूटने के तुरंत बाद गिर जाता है। दोस्तों, यदि भारतीय अजगर के संरक्षण की बात किया जाए तो भारतीय अजगर की संरक्षण चमड़े और पालतू व्यापार के लिए भारतीय अजगर का बड़े पैमाने पर शोषण किया गया है। हालांकि सांपों को शिकार से बचाने के लिए कानून मौजूद है, फिर भी अवैध शिकार एक बड़ा खतरा बना हुआ है। खेती और शहरी विकास के कारण आवास की हानि भी एक मुद्दा है। 21वीं सदी में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने प्रजातियों को कम चिंता वाली श्रेणी के निकट संकटग्रस्त श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया है। हालांकि यह पदनाम असुरक्षित या लुप्तप्राय जितना गंभीर नहीं है, फिर भी यह उस खतरे को उजागर करता है जो मनुष्य प्रजातियों के लिए उत्पन्न करता है। इनके निवास स्थान के नुकसान, अतिशोषण और संरक्षण कार्यों की कमी के कारण 2010 से लेकर 2020 के दशक में लगभग -30% की संभावित जनसंख्या गिरावट के कारण भारतीय अजगर को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। भारतीय अजगर को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत वर्गीकृत किया गया है। इसे चोट पहुंचाने पर जुर्माना राशि के साथ साथ कम से कम 6 महीने की कैद हो सकती है। 2017 में प्रकाशित एक आनुवंशिक अध्ययन से पता चला है कि फ्लोरिडा में पाए जाने वाले वर्मी अजगर पाइथस मोलुरस के साथ संकर हैं। दोस्तों, यदि भारतीय अजगर के जीवन काल की बात किया जाए तो भारतीय अजगर का जीवन काल 20 से लेकर 30 साल तक का होता है। इसके साथ साथ ये आहार श्रृंखला में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए दोस्तों, इन तरह के संरक्षित जीव को बचाना केवल सरकार का नहीं, हम सबका दायित्व है। इसलिए इस तरह के सांपों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें और यदि इनसे आपकी मुलाकात हो जाती है तो आप इन्हें सुरक्षित रेस्क्यू करवा दें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट्स कर बता सकते हैं यह आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।